नमस्कार। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, नमस्कार, जय जोहार और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर, रायपुर कलेक्टर, इतना ब्राइट सिविल सर्वेंट करियर छोड़ के पॉलिटिक्स क्यों? एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में 13 इयर्स तक रहा और पूरी शिद्दत के साथ अपना 100% देते हुए मैंने काम किया। करियर के एक तरह से मिडिल एज करियर जो होता है, उसमें मैं पीक पर था, रायपुर कैपिटल का कलेक्टर था। तब मेरे दिमाग में आता रहता था कि भई लाइफ में इंडिया में इतना ग्रोथ हो रहा है, इंडिया में इतनी अपॉर्च्युनिटी है, इंडिया में इतने सारे कुछ करने के मौके हैं। तो मुझे लगा कि भई एडमिनिस्ट्रेशन से और भी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स है। हम उसको पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन है बड़ा प्लेटफ़ॉर्म और लोगों के लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट और ब्यूरोक्रेसी से भी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हम पॉलिटिक्स के माध्यम से ला सकते हैं। वो एक स्टेटमेंट बचपन से मैं पढ़ता था कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। तो इस थॉट से मैं कहीं न कहीं प्रेरित था और पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लिया और नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के लीडरशिप से भी प्रभावित हुआ कि देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा एक महायज्ञ चल रहा है, तो उसमें मुझे अपना भी कंट्रीब्यूशन, अपनी भी आहुति देनी चाहिए। इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया। आपने अब आते के साथ ही अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। आपने बजट अभी प्रेज़ेंट किया, मुझे बताया गया है कि आपने वो बजट पूरा 100 पन्ने खुद अपने हाथों से लिखा। क्या थॉट था? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट? एक्चुअली इस बजट को हम लोग काफ़ी कमिटमेंट के साथ, काफ़ी इमोशन के साथ, काफ़ी अटैचमेंट के साथ बना रहे थे पिछले कुछ महीनों से। और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए पिछले सवा सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमने बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया। और इसी बीच में हम 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाएँ? जैसे मोदी जी देश के लिए अमृतकाल में एक विज़न लेकर चल रहे हैं, उसी तरह के विज़न के साथ छत्तीसगढ़ अंजोर एक विज़न डॉक्यूमेंट 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हम प्रिपेयर किए। इसी बीच में हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए और हम अकॉर्डिंगली कोई विज़न डॉक्यूमेंट बना लेना या उसके बारे में सोच लेना और उसके लिए कुछ करना नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात होती है। तो हमने उसको टोटली अलाइन करने का प्रयास किया कि हमारे एफर्ट्स, हमारा हर बजट उस डायरेक्शन में दिखे। बजट एक तरह से 1 ईयर प्लान होता है, वो भी उस डायरेक्शन में एक शॉर्ट टर्म प्लान के रूप में दिखाई दे। 2030 तक के लिए, 2030 तक के लिए हमने मिड टर्म टारगेट्स तय किए हैं, मिड टर्म प्लान किया है और 2047 तक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो इन तीनों पे हम स्टेप बाय स्टेप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, इस सोच के साथ बड़े अटैचमेंट के साथ काम कर रहे थे। और मैं स्पीच खुद ही लिख रहा था। तो जब मैं खुद स्पीच लिख रहा हूँ, अपनी भावनाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, अपनी इमोशंस को व्यक्त कर रहा हूँ, अपने विज़न को, अपने कमिटमेंट को, अपने अटैचमेंट को अगर मैं इस स्पीच में ला रहा हूँ, तो शायद वो मेरे हैंड राइटिंग में रहेगी तो अटैचमेंट, इमोशन ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा। तो आई थॉट कि मुझे अपने हाथ से लिखना चाहिए। 100 पन्ने लिखने में आपको कितना समय लगा होगा? आपने कितना समय बिताया इस बजट को बनाने में पूरा? करीब पिछले 5-7 महीने से हम लोग बजट पर काम कर रहे थे और लेकिन पॉलिटिकल लाइफ बड़ी टफ रहती है, तो 1 हफ्ता पहले करीब मैं सोच लिया था कि स्पीच में क्या-क्या कंपोनेंट्स हम डालना चाहते हैं। और 23 फ़ेब तक हमारे लोकल इलेक्शंस चल रहे थे छत्तीसगढ़ में और 24 से विधानसभा का सेशन था। तो आखिरी के 4 रात मुझे जागने पड़े और पूरे 4 रात जागकर जिसमें 1 डेढ़ घंटे ही सोता था मैं और उस बजट को हाथ से लिखने का काम, फाइनल काम किया। बहुत कमेंडेबल है एक्चुअली। शायद इतिहास में पहली बार होगा किसी वित्त मंत्री ने अपने हाथों से खुद अपना बजट लिखा हो। हाँ, शायद ये बात है बट मैं उस समय ऐसा सोचा नहीं था। बजट की बात करते हैं। पिछले बजट में ज्ञान की बात हुई थी, इस बजट में गति की बात है। अब क्या फ़िलॉसफ़ी है? कहाँ ले जाना चाहते हैं हम छत्तीसगढ़ को इस बजट के माध्यम से? जी, ज्ञान की बात नरेंद्र मोदी जी के विज़न से हम प्रेरित थे। पिछले बजट में हमारे बजट का और विकास का, छत्तीसगढ़ के विकास का केंद्र बिंदु हमने ज्ञान को स्वीकार किया कि ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो बेसिकली ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है, वो समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, अंत्योदय का, समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण का कॉन्सेप्ट है। तो जब हम इस तरह के थॉट के साथ जब आर्थिक विकास को हम गति देते हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति का भी इंक्लूसिव ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान रखें। बट मैं ये रियलाइज़ करता हूँ मेरे आर्थिक समझ की दृष्टि से, सीमित आर्थिक समझ की दृष्टि से कि ज्ञान के कॉन्सेप्ट को या समाज के इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए आर्थिक विकास भी उतना ही ज़रूरी है।
जब तक हम आर्थिक विकास नहीं करेंगे हम इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर नहीं कर सकते, या वेलफेयर स्कीम्स जो है उसको हम नहीं ला सकते। आजकल सारे स्टेट्स में वेलफेयर स्कीम्स की हर तरफ झड़ी लगी हुई है, और एक तरह से लोकतंत्र में सही भी है कि विकास का एक हिस्सा गरीब लोगों को, युवा को, अन्नदाता को, जो भी जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए, बट वो बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के संभव नहीं है। तो इसलिए हमने इस वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए गति की कल्पना की। गति अर्थात गुड गवर्नेंस, एक जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी, और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये 4 पॉइंट्स की स्ट्रेटजी के आधार पे हमारी फिलॉसफी है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इंश्योर करेंगे, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा तो सरकार के पास फिनेंशियली कैपेसिटी होगी कि वेलफेयर स्कीम्स हम ला सकें और इंक्लूसिव ग्रोथ को, अंत्योदय को सुनिश्चित करते हुए हर वर्ग का कल्याणकारी कार्य कर सकें। आपने अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात की, तो 2030 तक छत्तीसगढ़ को आप कितना बड़ा इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है, और 2046 तक जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत, तो विकसित भारत के लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना कितना ज़रूरी है? मैं पहले विकसित छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पूरा देश में आज एक विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक विजन के साथ, पहले भी अनेकों बार किए गए कि हम 2000 पहले 21st सेंचुरी की बात होती थी, लेकिन अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं होता था, विजन के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं होता था। बट 2047 तक नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने की बात अमृतकाल के विजन के रूप में स्थापित किया है, तो एक स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ की या किसी भी स्टेट की मैं मानता हूँ कि ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके स्टेट के लोगों के लिए कि जब भारत विकसित बनेगा तो उस विकास की दौड़ में कोई स्टेट पीछे ना छूट जाए। एक स्टेट गवर्नमेंट के रूप में हमको इस बात की चिंता करनी जरूरी है, और देश के विकास में भी हमको कंट्रीब्यूट करना हमारा ड्यूटी भी है, और हमारे लोगों का राइट भी है कि देश जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए, यहाँ के 3 करोड़ लोग पीछे ना रह जाए, इसकी चिंता करने एक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उस दृष्टिकोण से हमने 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट, एक कंक्रीट प्लान के साथ प्रस्तुत किया है। और दूसरी जो चीज़ आपने मिड टर्म की बात कही, हमने अपने कार्यकाल के 5 सालों के लिए जीडीपी को डबल करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। हमारे 5 लाख करोड़ की लगभग जीडीपी थी, हम जब सरकार में अभी आए 1.25 साल पहले, तो हमारा टारगेट है कि हमारे सरकार के 5 सालों के भीतर हम इस जीडीपी को डबल करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाएं। उसके लिए लगभग इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन हमको जो ग्रोथ रेट की जरूरत है वो 14% के लगभग है, जो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बट हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम ये कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आपने बजट में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, आम आदमी को किसी बोझ में नहीं डाला, जी। जबकि उनका बोझ कम किया है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट था जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़े हुए थे। जी। अगर स्टेट्स की बात करें तो सब छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट आता है जिसमें बोलते थे कि पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, आपने उसका दाम घटा दिया। ये कैसे पॉसिबल किया आपने, क्या फिस्कल मैथ्स लगाया? इकोनॉमी में जब हम काम करते हैं किसी बड़े सिस्टम में, किसी स्टेट की इकोनॉमी के लिए या कंट्री की इकोनॉमी के लिए जब हम काम करते हैं, बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो गवर्नेंस है। गवर्नेंस अगर आपका नहीं रहेगा, टैक्स आप कितना भी ज़्यादा रेट रखेंगे, उससे आपका रेवेन्यू कलेक्शन नहीं बढ़ने वाला। तो पिछले 1.25 सालों से हमारा पूरा फोकस रहा है कि हम गवर्नेंस पर ध्यान दें। तो गवर्नेंस के हिसाब से हमने सब जगह टेक्नोलॉजी का यूज करके, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन करके, कंप्लायंस बर्डन को कम करके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके, ट्रांसपेरेंसी ला करके, हमने प्रोसेसेस को और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का काम किया। और पिछले साल का भी मैं बताना चाहूँगा कि बिना किसी प्रकार का रेट बढ़ाए हमारे परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में जो रेवेन्यू आते हैं वो करीब 20% के लगभग बढ़ गए हैं। जीएसटी में हम पूरे देश में फरवरी तक के डेटा के हिसाब से पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मिंग 3 स्टेट्स में है, टॉप के 3 स्टेट्स में है। हमारा पंजीयन जो लैंड जो पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके रेवेन्यू में हमारा 20% के लगभग का ग्रोथ है। एक्साइज रेवेन्यू में पहले कच्चा पक्का होता था, बैड गवर्नेंस था पिछले 5 सालों में कांग्रेस के टाइम में, उसमें हमारा रिमार्केबल ग्रोथ है। तो गवर्नेंस से इम्प्रूव करना टैक्स को, ये हमारी पहली रणनीति है। और दूसरा, जैसे मैंने इस बजट में गति की बात कही है, तो हम इंफ्रा पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, उस पर सब पर फोकस करते हुए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेंगे। तो जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ
ये 2 पिलर पे हमारा फोकस है कि रेवेन्यू हमारा कैसे बढ़े, और पिछले सवा सालों में गवर्नेंस के थ्रू हमने इसमें सफलता पाई है। और इस बार रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को हैवी कैपेक्स के माध्यम से, हैवी इंडस्ट्रियल डेवलप तेजी से रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से हम दूसरे फैक्टर से और तेजी से ग्रोथ ला पाएंगे। तो टैक्स का रेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए। दैट इज माय फिलॉसफी। 2023 में जब भाजपा सरकार चुन के आई थी छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा ने बहुत सारे वादे किए थे महिलाओं के लिए, सब्सिडाइज गैस के लिए। क्या आपने वो सारे अपने इलेक्शन वादे, चुनावी वादे जो थे, सब पूरे कर दिए हैं, और उसका एक्सचेकर पे कितना बर्डन आया है? मोदी की गारंटी के साथ हम लोग चुनाव में उतरे थे, और एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट में हमने जो वादे किए थे, हमने मैं मानता हूं कि सवा सालों में इतने सारे वादे करने वाली देश की स्टेट गवर्नमेंट्स में ये पहली सरकार मैं मानता हूं, जितने इतने बड़े बड़े जो हमारे वेलफेयर स्कीम्स को लागू करके दिखाया। इसी सवा साल के भीतर में हमने 3100 रुपये धान की खरीदी, पर एकड़ 21 क्विंटल से धान की खरीदी, और उसमें जो डिफरेंस अमाउंट आता है उसका एक मुश्त भुगतान करके दिखाया। पिछले 1 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसको जोड़ दें, पैडी प्रोक्योरमेंट को जोड़ दें, डिफरेंस का अमाउंट जोड़ दें, ये सारी स्कीम्स के तहत जो हम किसानों को पेमेंट करते हैं, उसमें पिछले 2 सीजन गए हैं इस सवा साल में, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान हमने किसान भाइयों के लिए किया है। 8,000 करोड़ रुपए के लगभग का एनुअल हम पेमेंट महतारी वंदन योजना के तहत वुमन एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे पिछली सरकार ने 5 साल तक रोक रखा था, 18 लाख लोगों को हम आवास देने के लिए इस बार करीब 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रूप में कर चुके हैं। 2 साल के बोनस के रूप में 3,700 करोड़ रुपए का हमने भुगतान किया। जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर हैं, भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, उनके लिए दीनदयाल जी के नाम पे हम एक योजना चलाते हैं, उसके तहत हम 5,62,000 लोगों को 562 करोड़ का पेमेंट की है। तो ये सारी चीज़ें हमने मेजर जो हमारे वादे थे उसमें से लगभग 90% से ऊपर कर चुके हैं, और इतने सारे वादों को पूरा करने वाली देश की एकमात्र पहली राज्य सरकार मैं बोलूँगा जितने इतने बड़े बड़े वादों को सवा साल के भीतर पूरा किया है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम वेलफेयर स्कीम्स के लिए इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जो हमने डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन में जो जनता के लिए वादा किया था। बट एट द सेम टाइम हम रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए इंफ्रा पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी पूरा फोकस कर रहे हैं। इंफ्रा पे हम लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में इस बार का कैपेक्स 18% के ग्रोथ के साथ हमने प्रोजेक्शन लिया है। हमने पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हों, सब में हमने बहुत सारे चीज़ों को इंश्योर किया है। 5,000 करोड़ की पुरानी सिंचाई परियोजनाएं जो बरसों से लंबित हैं, उनको कंप्लीट करने का 5,000 करोड़ का हमने को लेते हुए टारगेट रखा कि 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई की नई सुविधाओं का हम विकास करें। डबल इंजन की सरकार होने के कारण पिछले 1 साल में हमको करीब 20,000 करोड़ के नेशनल हाईवे सैंक्शन हुए हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और इंडस्ट्री सब्सिडी का जो बजट होता था उसमें लगभग हमने 3 गुने का 3 टाइम्स का ग्रोथ किया। पूरे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बजट हमने डबल कर दिया 1 ही साल में। तो हम रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंश्योर कर रहे हैं कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ही वो जरिया है जिससे हम वेलफेयर स्कीम्स को आगे भी सस्टेनेबल तरीके से रन कर पाएंगे। आपके बजट में कुछ बड़ी यूनिक चीज़ें थी। एक होम स्टे पॉलिसी है, एक तरफ फूड पार्क है। तो आप टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप इन सब नई पॉलिसीज़ को लेके आके? देखिए, हमारा मानना है कि छत्तीसगढ़ प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है, और यहाँ की एक मेजर प्रॉब्लम परसेप्शन प्रॉब्लम की रही है कि लोगों को लगता है कि रायपुर भी जा रहे हैं तो पता नहीं नक्सलियों की गोलियां चलने लग जाएंगी, या मेरा जो गृह जिला रायगढ़ है वहाँ से दंतेवाड़ा की दूरी 700 किलोमीटर है, और इवन दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर भी जाएंगे तो अपने आप में कोई समस्या नहीं है। पूरा बस्तर केरल से भी बड़ा क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र ही केरल राज्य से बड़ा क्षेत्र है, लेकिन पूरे बस्तर के लिए हमने धारणा बना ली, जबकि वहाँ भी कुछ ही % एरिया में माओवाद है। तो इस परसेप्शन प्रॉब्लम के कारण हमारे प्रकृति का जो खूबसूरती थी
उसमें हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, वहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है। तो हम लोकल ट्राइबल्स को इंगेज करते हुए होम स्टे पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें हमारे लोकल ट्राइबल ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे भाई बहन को हम होम स्टे पॉलिसी के तहत टूरिज्म की दिशा में हम आगे बढ़ा सकें और उनके आय में हम अच्छी वृद्धि कर सकें। मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पूरे दुनिया में कंपटीशन कराया था कि बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सा हो सकता है। उसमें हमारे बस्तर के कांगेर घाटी जो है नेशनल पार्क है, उससे लगा हुआ धुड़मारास करके एक गाँव है, उसको वर्ल्ड के टॉप 20 टूरिज्म विलेज में सिलेक्शन मिला है। तो वो होम स्टे का ही काम वहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह से हम ट्राइबल, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए इको टूरिज्म, होम स्टे पॉलिसी के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हैं। इससे लोगों को बहुत तेज़ी से रोजगार मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सौंदर्य को सही तरीके से हम लोगों के हित में, गरीबों के हित में उपयोग कर पाएंगे। फूड प्रोसेसिंग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो प्रोसेसिंग है, वो हमारे छत्तीसगढ़ की इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे छत्तीसगढ़ का इकॉनमी बहुत कुछ एग्रेरियन इकॉनमी भी है, और जो हमारे फॉरेस्ट एरिया, इमली है, महुआ है, चिरौंजी है, कोदो कुटकी जो श्री अन्न है, इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इसको फूड प्रोसेसिंग से लिंक करके हम हमारे किसानों की आय को वास्तविक अर्थों में आगे बढ़ा सकते हैं और सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग के वैल्यू एडिशन से ही एक्चुअल में किसानों को लाभ मिल पाएगा। बजट में आपने मिनी मेट्रो की भी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, मिनी मेट्रो की बात करें, सर्वे की बात करी है। तो कहाँ-कहाँ मिनी मेट्रो लेके आना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में किस-किस सिटी में लेके आना चाहते हैं? और अ, छत्तीसगढ़ वासियों को कब पहला मेट्रो देखने का नसीब होगा? इसमें बहुत स्पष्ट विजन है हमारी सरकार का। हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमने तय किया है कि अर्बन ग्रोथ को भी हम बराबर फोकस करके चलेंगे, क्योंकि जो ग्रोथ के इंजन होते हैं किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के लिए, वो अर्बन सेंटर होते हैं। हम अर्बन एरिया को इग्नोर करके गाँवों का विकास नहीं कर सकते या गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते। तो जो मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ है, रेवेन्यू कलेक्शन है, वो अर्बन एरिया से ही आना होता है। तो हमने इसलिए तय किया कि हमारी जो कैपिटल है, हमारा जो राजधानी है रायपुर, नई कैपिटल सिटी बनी है हमारी नवा रायपुर, और साथ में लगा हुआ भिलाई एरिया है, दुर्ग एरिया है, जहाँ आज़ादी के बाद से ही स्टील प्लांट आया भिलाई में, इस तरह के एरिया हैं। थोड़ा उससे दूर राजनांदगांव है। इस पूरे अंचल को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग हम करें। सैलोस में प्लानिंग होती है, बाईपास निकालना है, रिंग रोड बनाना है, तो दुर्ग वाला दुर्ग के रिंग रोड की सोचता है, भिलाई वाला भिलाई के रिंग रोड की सोचता है, रायपुर वाला रायपुर के रिंग रोड की सोचता है, कि राजनांदगांव वाला राजनांदगांव के रिंग रोड की सोचता है। तो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग बड़े एरिया को हम कर लें, और इसीलिए हमने एनसीआर की तर्ज पे, नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का प्लान भी कर लिया है। इस बार ऑफिस भी हम स्टार्ट करने का प्रोविजन, उसके लिए सेटअप, मैन पावर का भी प्रोविजन इस बजट में लेकर आ गए हैं, और एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग पर हम फोकस कर रहे हैं। और जब हम इंटीग्रेटेड एक बड़ा अर्बन सेंटर डेवलप करते हैं, तो अर्बन ट्रांसपोर्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट में हमने डिक्लेयर किया है कि रायपुर से दुर्ग तक का फिलहाल फर्स्ट फेज में हम सर्वे कराएंगे मेट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस हमारा टारगेट है कि इसी वर्ष इस सर्वे का काम किसी भी हालत में चालू हो जाए, और हमारी सरकार के इसी कार्यकाल में मेट्रो का काम चालू हो जाए, हमारा टारगेट है, और ये हम करके रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एयरपोर्ट्स भी होता है, कनेक्टिविटी नहीं होगी तो लोग बाग आ नहीं पाएँगे, बिज़नेस नहीं हो पाएगा, टूरिज़्म नहीं हो पाएगा। आपने बजट में एयरपोर्ट भी थोड़ा-सा डेवलपमेंट के लिए फ़ोकस किया है। क्या विज़न है? क्या करना चाहते हैं? कितने एयरपोर्ट और डेवलप करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में आप? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एविएशन सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा राज्य है। इसको छोटे राज्य के बारे में एक परसेप्शन है लोगों का, बट वी आर 9th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री। तमिलनाडु से भी हम बड़े हैं, बिहार से भी हम बड़े हैं, लेकिन एक छोटे स्टेट का परसेप्शन है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मोदी जी की उड़ान योजना के बाद पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि बस्तर में एयरपोर्ट होगा या अंबिकापुर सरगुजा अंचल में एयरपोर्ट होगा। मोदी जी की उड़ान स्कीम के कारण संभव हो पाया है। हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज, पहले छत्तीसगढ़ में एक ही एयरपोर्ट हुआ करता था, आज रायपुर के अलावा जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर के एयरपोर्ट चालू हो गए। हम वीजीएफ स्कीम, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम ला करके जो उड़ान के अंतर्गत जो फ्लाइट हमको मिल रही उनको चला रहे हैं, ताकि अर्बन कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। और मोदी जी का जो विजन है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ से उड़े, ये हम प्रदेश में करेंगे ताकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित हो सके। छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच भी स्टेट है, बहुत मिनरल्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का स्कोप है।
आप उस अपनी जो धरोहर है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनको आप कैसे एक्सप्लॉइट करना चाहते हो? कैसे उनको दोहन करके उनसे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट का ही और देश का भी कैसे करना चाहते हैं? क्या पॉलिसी है आपका मिनरल डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? जो हमारे मिनरल्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ के असली संसाधन हैं, और इसको एक्सप्लोर करके हम गरीबों के कल्याण की योजना, समाज के आखिरी छोर पर खड़ा जो अंत्योदय है उसके कल्याण की योजना हम चला पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि मिनरल्स एक्सप्लोर हों, बट एट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी का, इन्वायरमेंटल एंगल का, जो लोग उससे अगर कोई प्रभावित हो रहा है उसका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का, ये सारे चीज़ों को बैलेंस करते हुए ही हमारी सरकार काम करेगी किसी भी दिशा में। और जो हमारा कोर है वो मिनरल्स हैं, हेवी इंडस्ट्री हैं, बट हम उसमें उस कोर के अलावा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे टेक्सटाइल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, नए सनराइज सेक्टर हैं, सेमीकंडक्टर हो गया या डेटा सेंटर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इस तरह की जो नई चीज़ें हैं, मेडिसिटी, एजुसिटी, सर्विस सेक्टर को भी हम तेज़ी से ग्रो कराने का हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्लियर विजन रखता है। इस तरह से कंबाइंड पॉलिसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मिनरल्स में आपने बात की है तो रेयर मिनरल्स भी छत्तीसगढ़ में बहुत हैं, मतलब जो नॉर्मल कोल या आयरन वो सब तो एक्सप्लोर बरसों नहीं दशकों से हो ही रहा है, बट नई अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि जैसे टीन, हम देश के ओनली टीन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जो बस्तर रीजन में मिलता है, या अभी कटघोरा में हमारे लिथियम का बहुत बड़ा डिपॉजिट मिला है, तो लिथियम ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के अंत्योदय में उस राशि का उपयोग हो सके, बट एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल एंगल से और इंक्लूसिव ग्रोथ और रिहेबिलिटेशन का कोई इशू आता है उस पर भी हमारी सरकार बहुत संवेदनशीलता से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब व्हाट आर यू डूइंग टू अट्रैक्ट, मतलब जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, पॉलिसीज नहीं होंगे, इन्वेस्टर नहीं आएगा, आपका इंटेंशन सबसे, व्हाट आर यू डूइंग टू अट्रैक्ट फॉर कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट इन योर स्टेट? हम गवर्नेंस पे पूरा फोकस कर रहे हैं। हमारा जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रेटजी है, जो गति, उसका पहला बिंदु ही गवर्नेंस पर टिका है, गुड गवर्नेंस है। तो हमारा पहला फोकस है कि हम गवर्नेंस दें लोगों को, क्योंकि हम कोई भी सब्सिडी लाते हैं, सब्सिडी उतना अट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी इन्वेस्टर को जितना गवर्नेंस कर सकता है। दैट इज माई व्यू। सब्सिडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम गवर्नेंस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए हमारी सरकार पूरी तरह से ईओडीबी पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे पूरी तरह से फोकस कर रही है, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन पे फोकस कर रही है, कंप्लायंस बर्डन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग 20 विभागों में 216 जो रूल्स रेगुलेशंस अननेसेसरी हैं उनको एबॉलिश करने का, उनको समाप्त करने का हमने एक लिस्टिंग कर लिया है, उस पर काफ़ी काम किया है। तो गवर्नेंस हमारा पहला फोकस है। दूसरा, हमने अपने इसी सवा साल के पहले साल में ही न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें हम सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्पिटिटिव होने पर, वेरियस जितने भी स्टेट हैं देश के, उनसे सब पे कॉम्पिटिटिव होने पे पूरा फोकस है, क्योंकि आज इन्वेस्टर को लाने के लिए आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, ये क्लियर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कॉम्पिटिटिव अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाई है, कोर सेक्टर का भी ध्यान रखा है, और जो न्यू सनराइज सेक्टर हैं उनको एक स्पेशल हमने फोकस दिया है। जो हमारे लेस डेवलप्ड, इंडस्ट्रियली लेस डेवलप्ड एरिया हैं उन पर स्पेशल फोकस करके स्पेशल सब्सिडी प्रोवाइड करने का हमारा पूरा फोकस रहा है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे सबसे बड़ा जो हमारा इस बार का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो पहले जो सब्सिडीज और छूट दिए जाते थे वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर दिए जाते थे। अगर आप 1000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये छूट मिलेगी, ये छूट मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी, इस तरह का हमारा बेसिक पैरामीटर होता था। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने पूरी फिलॉसफी को चेंज कर दिया, और जो छूट हैं, सब्सिडीज हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर बेस ना करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर, रोजगार सृजन पर आधारित कर दिया है। आप अगर 1000 लोगों को रोजगार देंगे तो आपको ये छूट मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी। ये बेसिक पॉलिसी शिफ्ट है हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। तो और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 2 इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, उसी के बाद से अभी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए चंद महीने हुए हैं, और लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि का प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। और सो मेनी सेक्टर्स आर इवॉल्विंग, जैसे सेमीकंडक्टर का भी एक लाइन क्लियर हो गया, डेटा सेंटर का लाइन क्लियर हो गया, आईटी सर्विसेज हमारे यहाँ नहीं थी वो चालू हो गए, 700 लोगों का रिक्रूटमेंट भी हो गया आईटी में। तो सर्विस सेक्टर पर भी हमारा इक्वली फोकस है। मेडिकल टूरिज्म के रूप में हम रायपुर को हम डेवलप करना चाह रहे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में हम
डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ सर्विस सेक्टर भी हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर तो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग है, बट अब टर्सरी सेक्टर को, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी हम दे सकें। छत्तीसगढ़ परहैप्स एकमात्र स्टेट था जिसमें एनर्जी सरप्लस था, मतलब पावर ज़्यादा था, आप एक्सपोर्ट करते थे दूसरे स्टेट्स को। अब तो आप बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट करते हैं। आप क्लीन एनर्जी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, सोलर, विंड और एनर्जी प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए कुछ और नीति लेके आ रहे हैं? हमारे छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट का जो स्वर्णिम काल था 2003 से 2018 के 15 साल थे। 2018 से 2023 तक 5 साल का ग्रहण लग गया था। फिर जनता ने भाजपा को समझते हुए आशीर्वाद दिया है। तो ये मैं बताना चाहूँगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब हमारे छत्तीसगढ़ का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 7300 मेगावाट था, 7300 मेगावाट था। आज हम 18,000 मेगावाट से अधिक का बिजली प्रोडक्शन करते हैं। तो ये यहाँ पे एक इस तरह का इकोसिस्टम है, कोल का, ट्रांसपोर्ट का, रेलवे का, पानी का। उसके बाद थर्मल पावर तो आता है, बट थर्मल पावर का पॉल्यूशन भी होता है, उस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखकर काम करना है। तो हम थर्मल पावर हमारा एक स्ट्रेंथ रहा है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। बट एट द सेम टाइम अब क्लीन एनर्जी पर हमारा विशेष फोकस है। यहाँ पे सनलाइट भी बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, सोलर की बहुत इमेंस पोटेंशियल है, जो हाइडल भी बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, बट जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी हाइडल को भी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी पे हमारा इक्वली फोकस है। जो हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है उस पर सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही जाके सस्टेन करेगा। तो हमने ग्रीन स्टील की भी उसमें बात कही है, तो उस पक्षों को भी हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स को भी इक्वली प्रमोट करेंगे। छत्तीसगढ़ इस साल अपना सिल्वर जुबली मना रहा है, 25 साल स्थापना के होने वाले हैं। क्या सोशो इकोनॉमिक जर्नी रही है छत्तीसगढ़ की? क्या डेवलपमेंट रहा है? आपने क्या देखा 25 सालों में जो पिछले 5 दशकों में नहीं दिखा था? जो 1956 में 1956 में मध्य प्रदेश बना था और उसी का हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ था। लगभग 5 दशक का, 4.5 दशक का समय छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा नेगेटिव ही रहा, मैं कहना चाहूँगा। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ज़माने में इग्नोर ही होता रहा कि बस्तर जैसे हमारे क्षेत्र है जो केरल राज्य से भी बड़े थे, लेकिन 1998 तक एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट था। केरल से बड़े राज्य अगर एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट हो तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या वेलफेयर स्टेट होगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स रहे। कहीं ना कहीं ये एरिया इग्नोर था। नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी बहुत पुअर रही थी। 44% एरिया फॉरेस्ट था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इग्नोरेंस भी था इस अंचल को लेकर। उसके कारण इस अंचल का बहुत नुकसान हुआ। बट जब स्टेट बना उसके बाद की जो 25 साल की हमारी जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। जैसे एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, हम तो उस समय 10, मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ, रायगढ़ का। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जब हम 12th पास होकर निकले, जब छत्तीसगढ़ बना था। तो आज हमारे पास 14 से अधिक मेडिकल कॉलेज बन गए। जो हमारे स्टेट की जीडीपी थी वो 21,000 करोड़ की हुआ करती थी, आज लगभग 30 गुना की वृद्धि के साथ 6 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है हमारी स्टेट की जीडीपी। हम पर कैपिटा इनकम बड़ी मुश्किल से 10,000 के आसपास हुआ करता था, वो आज 1,62,000 के लगभग पहुंच गया। जो हमारे बजट का साइज जो 5,700 करोड़ हुआ करता था स्टेट बनने के समय, आज उसमें भी लगभग 30 गुना वृद्धि के साथ 1,65,000 करोड़ पे हम पहुंच गए हैं। एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं था। आज हमारे छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, एम्स भी है, एनआईटी भी है, सीपेड भी है। इस बजट में मैंने निफ्ट का भी हमारी सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो सारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यहाँ आ गए। बिजली प्रोडक्शन की मैंने बात कही, 7,300 मेगावाट से 18,000 मेगावाट तक बिजली प्रोडक्शन पहुँच गया। 1,500 बड़ी मुश्किल से बैंक ब्रांचेस होते थे, वो आज 6,500 बैंक ब्रांचेस हो गए। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस इन 25 सालों में किया है। और इन 25 सालों में सोशियो जो इंडिकेटर्स हैं उस पर भी, चाहे आईएमआर हो, एमएमआर हो, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के रूप में पहले बीमारू राज्य के रूप में परिभाषित किया जाता था। बड़ा दुर्भाग्य था हमारा। बट आज सारे सोशल पैरामीटर्स पर अब देखेंगे, आईएमआर, एमएमआर, जितने भी सोशल पैरामीटर्स पर लेंगे उस पर भी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आए हैं। तो इन 25 सालों में हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया है। अब हम एक नए विजन के साथ एक लॉन्चिंग पैड पर खड़े हैं, जहां से हम एक नई रफ्तार के साथ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करते हुए, अंत्योदय को इंश्योर करते हुए एक नई छलांग लगाने के लिए हमारा स्टेट तैयार है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हमारा छत्तीसगढ़ तैयार है। और आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ विल बी द बिगेस्ट बेट। जब आप कोई इन्वेस्टर आता है, कोई भी आदमी आता है, तो
वो जनरली जो यहाँ पे चकाचौंध होती है उसको फोकस करता है। चकाचौंध से दूर एक नेगेटिव परसेप्शन कई लोगों के दिमाग में स्टेट को लेकर रहता है, बट मैं कहना चाहता हूँ ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला जगह है, और जो इस पे बेट लगाएगा वो सबसे बड़ा विनर होगा। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जवाहर।